आप लोग स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। तो बच्चों, आज मैं प्रभा परगाई आपके लिए कक्षा 9th का पाठ 5 नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया पाठ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, जिसकी लेखिका हैं चपला देवी। तो बच्चों, ये जो पाठ का शीर्षक है, जो इस पाठ का नाम दिया है, उसी के अंदर इस पाठ का सारांश छिपा हुआ है। तो पाठ को पढ़ने से पहले जो लेखिका हैं उनके बारे में मैं आपको बताऊंगी। बच्चों, ये जो पाठ है ये द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के द्वारा लिखा गया है। चपला देवी जी ने यह पाठ स्वतंत्रता आंदोलन पर लिखा है, यानी कि किस तरह स्वतंत्रता आंदोलन में लोग भाग लेकर अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते थे। इस चैप्टर में यही आपको बताया है। तो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुषों ने लेखकों के साथ साथ महिलाओं ने भी पुरुषों के साथ साथ अपना योगदान दिया। जब भी कोई लेख लिखा जाता था तो उसमें पुरुष ही योगदान नहीं देते थे बच्चों, महिलाएं भी अपना पूरा योगदान दिया करती थी। उन्हीं में से एक लेखिका थी चपला देवी। तो इन्होंने इस पाठ में स्वतंत्रता आंदोलन पर एक सुंदर सा लेख लिखा है, एक सुंदर सी सत्य, यानी कि ये जो आपको जो पाठ पढ़ाया जा रहा है ये सत्य घटना पर आधारित है, यानी कि वास्तविक ये चीज घटित हुई थी, उस विषय पर ये पाठ लिखा है। तो बच्चों, यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है, यानी कि यह पाठ जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ ये वास्तव में सत्य में ये घटना हमारे देश में घटित हुई है। एक ऐतिहासिक मतलब बहुत पुरानी ये घटना है और सच्ची है। सन 1857 की क्रांति के विद्रोह की ये कहानी है। सन 1857 के विद्रोह में नेताजी धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री नेताजी धुंधुपंत नाना साहब थे, जो बहुत बड़े स्वतंत्रता आंदोलनकारी थे। उनकी एक पुत्री थी, छोटी सी एक बेटी थी उनकी, बालिका मैना। उसी आजादी की नन्ही सिपाही, वह इस पाठ में आपको उसी के बारे में पढ़ने को मिलेगा। वह आजादी की एक नन्ही सिपाही थी और उसने अंग्रेजों से लड़ते यानी कि अंग्रेजों से विद्रोह करते स्वयं वह अंग्रेजों ने उसको जलाकर मार डाला, यानी कि अंग्रेजों ने उसको जला दिया। तो इसलिए इस पाठ का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। कैसे अंग्रेजों ने उस नन्ही सी बच्ची को जला दिया, उसी की कहानी इस पाठ में आपको बताई है। तो यह एक नन्ही सिपाही बालिका की कहानी है जो चपला देवी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इस पाठ का सारांश पढ़ने से पहले मैं आपको चपला देवी जी का थोड़ा सा सारांश संक्षिप्त में समझाऊंगी। तो चलते हैं चपला देवी का जीवन चरित्र। स्वयं वह अंग्रेजों ने उसको जलाकर मार डाला, यानी कि अंग्रेजों ने उसको जला दिया। तो इसलिए इस पाठ का नाम है नाना साहब की पुत्री देवी मैना को भस्म कर दिया गया। कैसे अंग्रेजों ने उस नन्ही सी बच्ची को जला दिया, उसी की कहानी इस पाठ में आपको बताई है। तो यह एक नन्ही सिपाही बालिका की कहानी है जो चपला देवी द्वारा प्रस्तुत की गई है। तो इस पाठ का सारांश पढ़ने से पहले मैं आपको चपला देवी जी का थोड़ा सा सारांश संक्षिप्त में समझाऊंगी। तो चलते हैं चपला देवी का जीवन चरित्र। द्विवेदी युग की लेखिका चपला देवी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं हो पाई। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पुरुष लेखकों के साथ साथ अनेक महिलाओं ने अपने लेखन से आज़ादी के आंदोलन को गति दी। उनमें से एक लेखिका चपला देवी भी रही हैं। कई बार अनेक रचनाकार इतिहास में दर्ज होने से रह जाते हैं। चपला देवी भी उन्हीं में से एक है। यह एक ऐतिहासिक सच्चाई है कि सन 1857 की क्रांति के विद्रोही नेता धुंधुपंत नाना साहब की पुत्री बालिका मैना के बलिदान की कहानी को चपला देवी ने इस गद्य रचना में
प्रस्तुत किया है। यह गद्य रचना जिस शैली में लिखी गई है उसे हम रिपोर्तार्ज का प्रारंभिक रूप भी कह सकते हैं। तो चलिए आइए पढ़ते हैं पाठ का सारांश। सन 1857 के विद्रोही नेता धुंधपंत नाना साहब जब क्रांति में असफल होकर भागे तो वो अपनी बेटी मैना को साथ न ले जा सकी। मैना कानपुर के पास बिठूर में ही अपने पिता के महल में रहती थी। यानी कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें नाना साहब की हार हो गई और वह वहाँ से भाग गई, लेकिन वह अपनी बेटी को अपने साथ नहीं ले जा सके। उनका कानपुर के पास जो बिठूर में जो महल था उसी में वह रहती थी। उसी समय अंग्रेज़ों ने एक दल ने बिठूर पहुंचकर नाना साहब के महल को लूट लिया। उसी समय अचानक अंग्रेज़ों ने वहां आकर महल को लूट लिया। अंग्रेज़ सेनापति तोपों के गोलों से महल भी नष्ट कर दिया जाए ऐसा कह रहा था। तभी एक सुंदर बालिका बरामदे में आकर खड़ी हो गई तथा महल न तोड़ने के लिए अंग्रेज़ सेनापति से निवेदन करने लगी। उसी समय एक नन्ही सी बालिका वहाँ पर बाहर से आई और उसने अंग्रेज़ों से कहा कि कृपया आप मेरे इस महल को मत तोड़िए। सेनापति ने उत्तर दिया कि यह महल विद्रोहियों के नेता नाना साहब का है, अतः इसे नष्ट करने का हमें आदेश मिला है। बालिका ने कहा कि दोषी तो शस्त्र उठाने वाले हैं, इस मकान का क्या कसूर है? यह तो जड़ पदार्थ है, इसने तो कोई अपराध नहीं किया, इसे नष्ट न करिए। यह स्थान मुझे बहुत प्रिय है, इसकी रक्षा कीजिए। तभी उस बालिका ने कहा कि इस मकान का कोई कसूर नहीं है, इसे रहने दीजिए क्योंकि यह मकान मुझे बहुत प्रिय है, कृपया इसकी रक्षा कीजिए। ऐसा निवेदन उस नन्ही बालिका ने सेनापति से किया। बालिका ने बताया कि आपकी पुत्री मेरी अच्छी दोस्त थी, जब वह थी तो आप भी मेरे घर आते थे तथा मुझे अपनी पुत्री जैसा प्यार करते थे। उसकी मृत्यु पर मैं बहुत दुखी हुई थी। उसकी एक चिट्ठी अब भी मेरे पास है। यानी कि सेनापति की जो पुत्री थी उसको बालिका जानती थी, तो उसने सेनापति से कहा कि मैं भी आपकी पुत्री की तरह हूँ। आपकी पुत्री की मृत्यु तो हो गई लेकिन उसकी चिट्ठी आज भी मेरे पास है, ऐसा उसने सेनापति को याद दिलाया। सेनापति ने मैना को पहचान लिया। वह बोला, मैं महल बचाने का प्रयत्न करूंगा। अचानक सेनापति को याद आई कि यह मेरी ही पुत्री की सहेली है, तो उसने कहा कि मैं तुम्हारे महल को ज़रूर बचाने का प्रयत्न करूंगा। इसी समय अंग्रेज़ों का प्रधान सेनापति आउटरम वहां आया और सेनापति से बोला कि नाना का महल अभी तक उड़ाया क्यों नहीं, यानी कि महल को उड़ा देने का आदेश दिया। उन्होंने कहा कि क्या किसी तरह नाना का यह महल बच सकता है? हे ने कहा, हे किसका नाम था? सेनापति का नाम था। तो हे ने कहा कि क्या नाना साहब का यह महल बच सकता है? प्रधान सेनापति ने कहा, गवर्नर जनरल की आज्ञा मिलने पर ही बच सकता है। उन्होंने कहा जब गवर्नर जनरल कहेंगे तभी यह महल अब बच सकता है, अन्यथा नहीं। अंग्रेज़ नाना से बहुत नाराज़ हैं। नाना के वंश तथा महल पर दया दिखाना असंभव है। उन्होंने कहा शायद ही अब नाना से वो बहुत नाराज़ हैं, इसलिए अब उन पर दया नहीं हो सकती। सेनापति ने कहा फिर लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल को इस विषय का तार दे देते हैं। उसने कहा चलो फिर भी लॉर्ड गवर्नर को हम इसका तार दे देते हैं। आउटरम ने कहा कि आप ऐसा क्यों चाहते हैं? हम इस महल को बिना नष्ट किए तथा नाना की लड़की को गिरफ्तार किए बिना नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि स्वयं गवर्नर हम पर नाराज़ हो जाएंगे। हमें नाना साहब का महल और उनकी लड़की को गिरफ्तार करना ही होगा। सेनापति हे दुखी होकर चले गए। उनको मना कर दिया कि नाना साहब के महल को उड़ाया जाएगा और उनकी बेटी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इससे सेनापति बहुत दुखी हो गए। उसके बाद आउटरम ने नाना के महल को घेर लिया। अंग्रेज़ सिपाही फाटक तोड़कर महल के अंदर घुस गए। सारे अंग्रेज़ सिपाही इसके अंदर घुस गए। उन्होंने मैना को बहुत ढूंढा किंतु वह नहीं मिली। अचानक मैना को वहाँ ढूंढ रहे थे लेकिन उस महल में मैना उस टाइम मौजूद नहीं थी।
उसी दिन लॉर्ड कैनिंग का तार आया, जिसका आशय इस प्रकार था। लंदन के मंत्रिमंडल का मत है कि नाना के स्मृति चिन्ह तक को मिटा दिया जाए, इसलिए वहाँ की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी नहीं हो सकता। यानी कि अचानक तार आ गया कि एक एक स्मृति चिन्ह जो भी नाना साहब का वहाँ पर है सब कुछ मिटा दिया जाए, ऐसा आदेश लंदन के मंत्रिमंडल का आया। उसी समय क्रूर जनरल आउटरम की आज्ञा से नाना साहब के सुविशाल राजमहल पर गोलाबारी होने लगी। घंटे भर में ही उसे मिट्टी में मिला दिया गया और इस तरह उनके महल पर आक्रमण कर दिया गया और पूरा महल एक ही घंटे भर में मिट्टी में मिल गया। उसी समय लंदन के प्रमुख पत्र टाइम्स में छपा। बड़े दुख का विषय है, भारत सरकार दुर्दांत नाना को नहीं पकड़ सकी। हम अंग्रेज जीते जी अंग्रेज नर नारियों के नरसंहार का बदला लेना कभी नहीं भूलेंगे। उस मैना ने आउटरम से जी भरकर रोने की अनुमति मांगी। मैना ने कहा कि मुझे एक बार जी भरकर आप रो लेने दो। क्रूर आउटरम को उस पर दया नहीं आई। उसने मैना को गिरफ्तार कर लिया और कानपुर के किले में बंद कर दिया। पहले उसे लाए और कानपुर के किले में बंद करा। उसके बाद उस नन्ही सी लड़की को उन्होंने धधकती आग में फेंक दिया। मैना जलकर भस्म हो गई। जलती हुई चिता में उस नन्ही बच्ची को उन्होंने फेंक दिया और वह जलकर भस्म हो गई। इस प्रकार ये जो आपका पाठ है, इससे उस नन्ही बच्ची मैना की वीरता की कहानी प्रदर्शित होती है कि किस प्रकार उसने वीरतापूर्वक अपने प्राण न्यौछावर किए। उसी वर्ष सितंबर की आधी रात के समय मैना ने जब अपने महल को खंडहर के रूप में परिवर्तित देखा तो वो वहाँ बैठ के बहुत रोने लगी। पास में ठहरी आउटरम की सेना ने उसे पकड़ लिया और देखा देखी अचानक आउटरम की सेना वहाँ आ गई और उन्होंने उस लड़की मैना को गिरफ्तार कर लिया।